नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आज मान्यवर साहब की आज महापरिनिर्वाण दिवस है, तो सभी जो बात सॉरी जयंती है, तो सभी बात रख रहे हैं उनपे। मेरे को आज गोल्डन रूल नंबर 4 पे बात रखनी है कि संघ का आदेश गोल्डन रूल नंबर 4 पे मुझे बताना है कि क्या गोल्डन रूल नंबर हमारे क्या गोल्डन रूल है। तो हम समर संघ में 10 गोल्डन नियम है, जिसपे हमारा संघ का जो जो बेसिक आधार है वो उसी पे ही हम काम करते हैं, और वो ही मतलब रूल के हिसाब से ही हम सब चलते हैं। तो इसमें 10 गोल्डन रूल क्या 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 है, इसमें मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ कि सबसे पहले है केवल समण। इसमें सिर्फ समण ही आ सकते हैं, वमन नहीं आ सकते। और दूसरा गोल्डन रूल है कि चंदा कभी नहीं, चंदा जो इसमें कोई सदस्यता नहीं, कोई पर्ची नहीं कटती, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, तो चंदा इसमें बैन है, क्योंकि चंदे के धंधे की वजह से ही आज हमारे इतने सारे टुकड़े हुए हुए हैं। और तीसरा गोल्डन रूल है जातीय अभ्यास कभी नहीं। संघ में जाति का कोई काम नहीं, सभी जाति को बाहर रख के आते हैं, और सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे एक मानव मानव के तरह से जुड़ते हैं, जो हम समण साथी हैं आपस में। चाहे वो किसी भी समण होना चाहिए, वो किसी भी उससे हो, लेकिन यहाँ जाति का कोई काम नहीं, क्योंकि जाति अभी ज्यादा पुरानी नहीं है, ये सिर्फ नए अभी 200-400 साल से ही जाति बनी है। जाति का मतलब होता है उत्पन्न करना है, यानी कि जो हम चीज उपजाते हैं, वैसे किसान अनाज उपजाता है। और जैसे जाति का हम इसे समझ सकते हैं कि जाति का मतलब जैसे नवजात बच्चा, यानी कि जो जिस चीज को उत्पन्न करता है वो उसकी वो जात है। तो इसलिए जाति का यहाँ पे कोई अभ्यास नहीं है। चौथा है केवल संघवाद। यहाँ पे सिर्फ संघवाद है। यहाँ पे चित्रवाद, नेतावाद, भाषावाद, भाई भतीजावाद, प्रधानवाद, कोई किसी प्रकार का वाद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ संघवाद यहाँ पे जो है वो काम करता है। जो संघ का जो आदेश होगा वो ऊपर होगा, यानी कि सबको मान्य होगा। और पांचवा गोल्डन रूल है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। यहाँ पे जिसपे मुझे बात रखनी है आज, कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पद नहीं है, कोई प्रतिष्ठा पद नहीं है, तो उसके साथ प्रतिष्ठा भी नहीं है, ना मंच है, और मंच नहीं है तो माला भी नहीं है। यानी कि इन चीजों का भी ये जो रोग है ये भी हटा दिए गए हैं। और छठा गोल्डन रूल है पंजीकरण कभी नहीं। यानी कि संघ इतना बड़ा विशाल है, 120 करोड़ समण लोगों का हम पंजीकरण नहीं करा सकते। और जो भी ऐसा सोचता है वो संघ का संघातक की श्रेणी में आता है। सातवां है संघ अधिशेष सबसे ऊपर, कि संघ का जो भी ऑर्डर होगा, आदेश होगा, वो हमें सबसे हमारे लिए सर्वप्रिय है, सबसे ऊपर रहेगा। हमारे परिवार के बाद हम संघ में ही का आदेश हमारे लिए महत्व रखता है। अगर कोई सच्चे अर्थों में, जैसे हमारे बहुत से समण साथियों ने अपना जीवन संघ के लिए दिया, तो परिवार से पहले अब उनके लिए संघ का आदेश ऊपर हो गया। तो इससे आठवां रूल है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। अब ये वाला आठवां रूल है, लोग कहते हैं कि अगर संघ राजनीति में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे तुम जुड़ के जोड़ के। संघ नहीं जाएगा। संघ के व्यक्ति कोई भी राजनीति में जाना चाहे, पॉलिटिक्स में जाना चाहे, वो जा सकता है। तो इस तरह से ये है कोई संघ, क्योंकि राजनीति कोई हमारे ये अहम चीज है, लेकिन संघ से ज्यादा अहम नहीं है। संघ अपनी कोई पार्टी नहीं बनाएगा, जिसे जहाँ जाना वो संघ से अनुमति लेके जा सकता है और काम करे अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से। नौवां रूल है संघ घातक की वापस। संघ में कभी नहीं, कोई भी इन रूलों को तोड़ता है या इस श्रेणी में आता है, अगर वो सिद्ध हो जाता है तो उसकी वापसी कभी भी नहीं होगी संघ में वापस, क्योंकि वो हमारे लोगों को संघ घातक का मतलब है, जैसे हमने जो संघ बनाया है वो उसको तोड़ना, उसको नुकसान पहुंचाना या इन गोल्डन रूलों को नहीं मानना, वो भी संघ घातक की श्रेणी में, तो उसकी वापसी नहीं होगी अगर उसके ऊपर 2 साल सिद्ध होता है तो। और 10वां गोल्डन रूल है कि ऊपर जो लिखे हुए हैं 9 विनय जो नियम है वो इसके आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, और ना ही कभी अमान्य किए जाएंगे, यानी कि ये मान्य है हमारे लिए। तो आज मुझे बात रखनी है 5वें गोल्डन रूल पे, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। तो ये पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं आ रहा जो गोल्डन रूल है, ये बहुत ही अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि हम इसी की वजह से ही आज हमारे जो 29 लाख संगठन बने हुए हैं वो सारे के सारे इसी की देन है। और जो आज हम सक्सेस नहीं हो पा रहे वो भी इसी की देन है ये। और तो इसमें क्या है
कि पुराने संघ में जो पहले बुद्ध से पहले जो हमारा संघ था उसमें पुराने संघ में कोई पद प्रतिष्ठा मंचमाला का चलन नहीं था। आज के समय लोगों ने लाखों तरह के पद बनाए हुए हैं, यहाँ तक कि धार्मिक जो लोग हैं वो भी पद को लेकर चलते हैं। बुद्ध ने दुनिया का पहला भिक्षु संघ बनाया, स्थापित किया, मगर संघ चालक, संघ नायक या संघ सेनापति जैसा कोई पद नहीं बनाया। बुद्ध से पहले भी संघ था समण लोगों का। पुरातन समण संघ से लेकर आज तक सभी संघ गतिविधियों में कहीं भी कोई भी पद नहीं दिखाई देता। बुद्ध के पास भी कोई पद नहीं था। बुद्ध सभी को भंते कहते थे और बुद्ध भी सभी को भंते ही कहते थे। सभी एक दूसरे को भंते ही कहते थे। समण संघ में सभी साथी एक दूसरे को सर कहते हैं और समण महिलाओं को भंजी कहते हैं। संघ में किसी भी संघी को वीआईपी या वीवीआईपी कोई स्थान नहीं है, ना ही मंचासीन की स्थिति रहती है। बस एक ऊंचा आसन या कुर्सी या मिट्टी का चबूतरा होता है जहां बैठकर बनते भिक्षु देशना या उपदेशना देता था या बुद्ध देते। तो यह आम साधारण समण अपने समण संघ में काम करता है। इसे संघ आसन बोलते हैं या इसे संघ का आसन या संघ की कुर्सी कहते हैं। मंच लोगों को ऊंच नीच की भावना, लोगों के अंदर ऊंच नीच की भावना पैदा करता है। जो मंच पर बैठता है वो अपने आप को ऊंचा मानता है, बाकी को नीचा मानता है। इससे समानता और समता खत्म हो जाती है, यानी कि हम एक दूसरे, हमारे अंदर खुद ही हीन भावना आ जाती है। जो हम सामने बैठते हैं और जो स्टेज पे बैठा है या मंच पे बैठा है वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा सुपीरियर समझता है। तो संघ के अंदर समानता होती है, इसलिए मंच नहीं लगाया जा सकता। सभी लोग समणों की संगति में नीचे बैठते हैं। यह वही नियम है, अब भी चलता है। संगतियों में सभी लोग नीचे बैठते हैं। जिसके घुटने खराब हो, यानी कि जिसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, वो कुर्सियों पर बैठते हैं। अधिकतर यह व्यवस्था रहती है कि यदि कहीं ऑडिटोरियम लेना पड़े तब भी मंच नहीं लगता। मंच यहाँ पे बैन है, निषेध है। इस तरह से माला, साल दुसाला, पटका, टोपी, पगड़ी, मोमेंटो, फूल बुके आदि का भी स्वागत या सत्कार नहीं होता, क्योंकि सभी समान है। यदि आप किसी का सत्कार करते हैं तो बाकी दूसरे लोगों का अपने आप ही दुत्कार हो जाता है। यदि आप किसी का दूसरे लोगों का दुत्कार हो जाता है। यदि आप एक को विशेष मान सम्मान देंगे तो बाकी लोगों का अपमान हो जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक है वो। तो यदि आप एक की प्रशंसा करेंगे तो बाकी की निंदा हो जाती है, यानी कि बिना कहे हम वो काम कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें बैन है। यदि आप किसी को प्रतिष्ठित करेंगे तो बाकी अप्रतिष्ठित हो जाएंगे, यानी कि किसी को विशेष तो कहेंगे कि ये हमारे लिए चीफ गेस्ट है या चीफ वक्ता है, तो उसका वो भी यहाँ पे बैन है। वो भी यहाँ पे उस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो संघ में समानता सिर्फ कहने भर की नहीं है। यदि समानता की बात की जाती है तब वह समानता बातचीत, व्यवहार, आचार में भी दिखाई देती है। समानता के सिद्धांत को पूर्णता पालन किया जाता है। इसमें कुछ बीमार लोगों की परेशानी होती है, जैसे मंचमाला, पद प्रतिष्ठा, गमछा, टोपी की जो बीमारी लगी होती है। पर ऐसे कुछ ही लोग हैं, यानी कि पहले हम भी ऐसे ही थे कि हम सोचते थे कि कहीं जाए तो हमें स्पेशल सम्मान मिले, लेकिन इस संघ में यहाँ पे कुछ नहीं है। तब जब हम संघ को समझते हैं तो ये सारी की सारी बीमारी हमारी निकल जाती है, क्योंकि ये सारी एक तरह की हमारा मन का विकार है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। लेकिन मंच, माला, पद प्रतिष्ठा समणों का क्रियाकलाप नहीं है, यानी कि हमारा काम नहीं है ये बीमार लोगों के बाहर के जो लोग आए थे उनका था कि जो अल्पसंख्यक थे, यानी थोड़े से लोग थे। जब बहुसंख्यक लोग, यानी कि हम बहुत सारे लोग थे, तो उन पर दबाव बनाने के लिए, यानी कि उसको दिखाने के लिए कि ये, तब से वे अपने किसी एक व्यक्ति को प्रतिष्ठित, यानी कि उसको दिखाते थे कि ये देखो विशेष है, और उसको ऊंचा मंच लगाते थे, एक सिंह की कुर्सी लगाते थे। होता तो पहले ये सिंहासन था कि संघ का आसन, और उन्होंने क्या बना दिया, सिंह की कुर्सी, यानी कि जो शेर होता है ना उसकी उन्होंने उपाधि दे दी। तो ये क्या था, ये बहुत ही बड़ी बड़ी माला पहनाते और इससे सबसे बड़े पद पर प्रतिष्ठित करते, फिर उसका जय जयकार लगाते, फिर उसकी झूठी वीर गाथाएं पढ़ते गाते, उन झूठी वीर गाथाओं का ढोल बजाकर
प्रचार करते। और फिर उसके बाद जो बहुसंख्यक लोग थे, यानी कि जो बहुजन लोग थे, वो साम दम दाम दंड भेद छल कपट से उस झूठी वीर गाथा को गाने के लिए मजबूर करते, जो आज का टाइम यही चल रहा है। इससे कुछ समय बाद वह व्यक्ति उसमें इसमें जिंदगी में कभी चूहा नहीं मारा हो या चूहे का कभी वो नहीं करा हो, ये उसको कह देते हैं कि इसने शेर का शिकार किया। तो इस तरह से ये झूठी गाथाओं से इसे हीरो बना दिया जाता है। पर श्रमण संघ में ऐसा अभ्यास कभी नहीं रहा और ना ही कभी रहेगा। तो इस तरह से हम, जैसे आज भी आप जो मेन मीडिया है उसमें देखो कि यही सब चीजें हो रही है, कि वो झूठी झूठी गाथाएं जो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो इस तरह से ये वो दिखाने वाला जो काम है, प्रोपेगेंडा करने का जो काम है, कि उसको इतना बड़ा चढ़ा के दिखा दो कि दूसरा ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि हाँ भाई इसमें कोई क्वालिटी है। जैसे कहते हैं ना कि जो सोने जैसा चमकता है, वो हर चीज चमकने वाली सोना नहीं होती। तो वही इस पे यहाँ पे लागू होता है कि उसको यहाँ पे मंच पद प्रतिष्ठा मंच माला का कोई रोल नहीं है। तो ये हमारे श्रमण साथी जब लुधियाना में जब संगति रखी गई थी, तो हमें मान्यवर साहब के घर पे उनके गांव में जाने का मौका मिला। तो मैं प्रैक्टिकली बात बताऊंगी, अभी जो थ्योरिकल तो तभी बता रहे थे हमारे श्रमण साथी। तो उसमें क्या था कि हम उनके गांव गए, उनके घर गए, हमने वहां पे उनके सारा घर देखा घूम फिर के कि कहाँ कहाँ वो बैठते थे। उनकी एक बहन थी, उनके साथ सभी ने फोटोएं खिंचवाई। मतलब इतना बढ़िया माहौल रहा वहां का। और उनकी एक जो भाई के यानी कि पुत्र वधू थी भाई के बच्चे की, तो वो प्रेजेंट में सरपंच है उस गांव की, वासपुर गांव जो उसमें पंजाब में है। तो इस तरह से मैं वो जो रियलिटी की बातें बता रही हूँ, तो हमें इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी फीलिंग हुई कि हमें इतना मौका नहीं मिला उनको साथ काम करने का, बस देखने का ही मौका मिला जब आते थे कई मंच मंच पे देखने का। लेकिन कभी ये नहीं पता था कि भाई हम उनके वहां जाएंगे, ये इतनी बड़ी शख्सियत है। जब कोई जीते जी हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। वहां पे उनका स्टेचू बना रखा था, वहां पे सभी फोटो खिंचा रहे थे, कि ऐसा लग रहा था जैसे तो कोई हम कहीं जाते हैं घूमने, ताजमहल, पार्लियामेंट, कहीं भी जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा उन लोगों का जिन्होंने बनाया उनको लगता है कि हमारा ये है। लेकिन वहां पे हमें इतना अच्छा फील हो रहा कि बता नहीं सकते, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि वो उनके जो घर वालों ने हमारी जो खातिर बातिर की, हम सारे जल्दबाजी में तो निकले, तो वो गाड़ी भर के हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक और पानी की छोटी छोटी बोतलें, पता नहीं क्या क्या, वो सोच रहे थे कि आप सब यहाँ पे जितने भी हम आए हैं, हम चाय पानी नाश्ता करके जाएं। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था। तो जो मान्यवर साहब ने जो काम किया, जो बाबा साहब जो अधूरा छोड़ के गए थे, एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट में के भाई एक हो जाओ, बार बार सभी यही कहते हैं। और हम आज तक नहीं समझ पाए। उन्होंने जो एक बुक उन्होंने पढ़ी, जो दीना भाना, वो डीआरडीओ में जो वो साइंटिस्ट थे मान्यवर साहब, और दीना भाना वहां पे पीएन थे। तो उन्होंने जब 1965 में बाबा साहब की छुट्टी जब रद्द कर दी थी, तो दीना भाना की छुट्टी, उन्होंने भी छुट्टी मांगी कि कल मेरे को वहां जाना है, ऐसे ऐसे ये बात है, ये बाबा साहब के नाम की छुट्टी थी वो रद्द कर दी, तो मुझे एजुटेशन में जाना है। तो मान्यवर साहब ने कहा कि भाई ये कौन है। तो जब तक बाबा साहब मान्यवर साहब को नहीं पता था उनके बारे में, तो उन्होंने कहा कि अरे तेरी नौकरी का सवाल है, कहने लगे जिसकी वजह से मुझे नौकरी मिली, अगर वो चली भी गई तो मुझे कोई गम नहीं है। तो दूसरे दिन जब छुट्टी के बाद जब दीना बाना साहब आए, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कौन है जो तूने भाई उसकी नौकरी की परवाह नहीं करी और छोड़ के अपनी सर्विस को चला गया। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बाबा साहब के बारे में। तो उन्होंने उनको जाति का समूल विनाश करके वो बुक दी। और बाबा साहब, उन्होंने मानवर साहब ने रात में वो 3 बार बुक पढ़ी और सारी रात वो सो नहीं पाए। तो सुबह वो जब आए दीना भाना को, उन्होंने थैंक यू बोला कि भाई देखो ये इतना कम पढ़ा लिखा है, मैं तो साइंटिस्ट लग गया हुआ यहाँ पे, सहायक वैज्ञानिक, तो मुझे क्यों नहीं इस चीज की नॉलेज थी। तो उन्होंने मतलब उस दिन प्रण लिया। और जो 5 जो उन्होंने शर्तें थी उनकी, पहले तो उनको थैंक यू बोला कि वही लोग इतना बाबा साहब का नाम लेते, इतने पढ़ लिख के भी आज तक कोई जगह नहीं, किस मिट्टी के बने हुए हो। मेरे को ये एक मैंने बुक पढ़ी और मुझे वो जीने नहीं दे रही, मतलब मुझे चैन नहीं है कहीं पे भी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने उसी दिन से मतलब अपने पोस्ट से त्याग पत्र दे दिया। आज कोई पीएन लग जाए तो भी वो नौकरी नहीं छोड़ता। तो इस तरह से उनकी जो 5 प्रतिज्ञाएं थी कि मैं घर नहीं जाऊंगा, अपने नाम का बैंक अकाउंट नहीं खोलूंगा, शादी नहीं करूंगा और घर नहीं बनाऊंगा, और मतलब समाज में ही काम करूंगा, पे बैक सोसाइटी, तो वो सारे के सारे प्रण उन्होंने निभाए। और निभाते हुए उन्होंने मतलब कभी भी उनके फादर साहब की
जब डेथ हुई तब भी नहीं गए वो। जब उनकी माँ उनको लेने आई एक बार, पता चला पंजाब में प्रोग्राम है उन्हीं के शहर में, तो उनकी माँ उनसे मिलने गई। तो वो कह रही कि बेटा, जब उनका रिश्ता हो चुका था, जब जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो उनकी माँ को तो, हर माँ को उम्मीद रहती है कि मेरा बेटा शादी करे और वंश भी आगे चलाए। तो उसने कहा, माँ तू मतलब मेरे मेरे ना वेट मत कर, मेरा इंतजार मत कर, मैंने शादी कर ली है। तो कह रहा है कि हाँ, तो अब मेरे को मतलब मेरी जो मेरी शादी समाज से कर लिया, यानी कि मैंने जो समाज सेवा है वो मेरा वो है। मैं अब मैं सिर्फ मेरे लिए कफन नहीं है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को शादी का सेहरा नहीं चाहिए। तो इतनी बड़ी बात कोई माँ तो खैर सुन के कोई बड़े दिल की होगी तो वो भी एक बार तो कांप जाएगी कि भाई मेरा बेटा कैसे क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो उस तरह से उसने अपनी माँ को भी ये कहा कि माँ मेरे लिए सेहरा की नहीं, अब मैं तो कफन की मतलब तैयारी है, तो मेरे लिए ऐसी उम्मीद मत कर। तो वो माँ का तो दिल टूटा ही होगा, लेकिन उसने कितने पत्थर दिल से ये बात कही होगी। ये सारी की सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं, मैंने चमचायू कभी मैं कंप्लीट भी नहीं हुई है, मैंने पढ़ा तो मेरे को इतना कई उनकी जो घटनाएं ऐसी ऐसी जो एक तरह छोटे छोटे जो चैप्टर से ही है, उनको जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उनके जो वो काम करके चले गए उनमें हम कहीं पे भी फिट नहीं बैठते, यानी कि हम कोई उन जितना काम छोड़ दो, बिल्कुल हम कुछ कर ही नहीं रहे आज की डेट में। तो इस तरह से हम मान्यवर साहब ने जो बम सेफ खड़ा किया डीके खापड़िया साहब के साथ और दीना बाना के साथ मिलके, वो भी एक हमारे लिए एक जागरण का ही काम था। उन्होंने अपने टाइम में जन जागरण का बढ़िया काम किया, लेकिन आज हम उसको भी, वो भी टुकड़ों में बटा हुआ है, यहाँ पे सभी साथियों को पता है। लेकिन ये एक दुखद घटना है कि वो अपने टाइम में नहीं, जिस जो वो चाह रहे थे वो हो पाया, लेकिन उनकी जो मुहिम थी वो आज भी हम इसलिए नाम ले रहे हैं उनका, क्योंकि जो उनका सच्चा अर्थों में जो काम था वो आज तक मतलब हम जो कर रहे हैं वही उनका, यानी कि जो आगे जन जागरण का। तो एक बार जब वो एमपी बने तो ये अटल बिहारी वाजपेयी, ये सच्ची घटना है, उन्होंने कहा कि काशीराम तू जिस ये मनुवाद को उखाड़ने की बात कर रहा है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि तो बिल्कुल इसको हिला नहीं पाएगा। तो मान्यवर साहब ने कहा कि ये मनवाद का जो पेड़ है ना, मैं इसको खोखला कर दूंगा, और जब मेरी अगली पीढ़ी आएगी तो एक लात मारेगी तो ये पेड़ गिर जाएगा। तो आज हमें ये पेड़ गिरा देना चाहिए कि जो ये विपरीत विचारधारा के अपने संघ को भी मजबूत करना चाहिए। तो बाकी मुझे कुछ नहीं बताना। मैं मान्यवर साहब को सत सत नमन, कोटि कोटि नमन। और उनको सच्चे दिल से श्रद्धांजलि जब होगी, या जन्मदिन उनका जब हम मना पाएंगे अच्छे से, उनका याद करेंगे कि भाई जब हम उसके उनके काम को आगे बढ़ा पाएंगे, उनमें सफलता से हम सक्सेस हो पाएंगे, तभी हम उनका जन्मदिन बनाने के हकदार होंगे। बस मुझे बस यही कहना था। तो संघ ने मुझे आज बोलने का ये मौका दिया, गोल्डन रूल, उसके लिए संघ को बहुत बहुत, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहूंगी। संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। और मेरे को आज बोलने का मौका दिया, वो विचार रखने का, ये पांचवा गोल्डन, उसके लिए संघ का बहुत बहुत साधुवाद। सभी को संघ में मामी, नमो बुद्धाय, जय भीम।